The next question says f of x equals to x minus 3 the whole thing square. Where g of x is equals to x minus 1 over 4. सही है. h of x equals to x. अच्छा अब इसमें तीन फंक्शन गिवन है. सही है. अच्छा इसका part 1 is saying part A is asking us to find h f of 1. सही है. h f of 1 क्या होगा? h of f of 1. सही है. अच्छा अब f of 1 कितना होता है? 1 minus 3 whole square. Exactly 1 minus 3 whole square. ये कितना होता है? minus 2 whole square which is 4, right? तो h f of 1 को मैं लिख सकता हूँ h of 4, right? तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ h of 4 equals to 4 cube. लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते. ओके जब ये लिख लिया तो 4 क्यूब कितना होता है? 64. So basically h f of 1 is equal to 64. तो ये हमारा आंसर आ गया. Okay, now there is a part B to it. Part B says अच्छा पार्ट बी को फिलहाल छोड़ दो, वो इनवर्स का है. तो ये इनवर्स पे हम अभी आएंगे. पार्ट सी देखो, फाइंड जी एच ऑफ एक्स. पार्ट बी से जैसे फाइंड जी एच ऑफ एक्स. सही है. अब इसमें मुझे क्या फाइंड करना है? कॉम्पोजिट फंक्शन ना. सही है. तो एच एक्स ब्रैकेट के अंदर आए. एग्जैक्टली जी एच एक्स ब्रैकेट के अंदर आए. एच एक्स की जगह एक्स क्यूब हो जाएगा. जी. अच्छा अब जी में मैं एक्स क्यूब प्लग इन कर दूंगा, राइट? यस सर. दिस माइनस 1 ओवर 4 यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा. सही है. तो मेरा फाइनल आंसर हो गया जी एच ऑफ एक्स का एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर 4, राइट? सही है. Now the last part of the question says find solution of equation f of x equals to 0. सही है. अब हमें f of x equals to 0 रखना है. f of x क्या है मेरा? 0. ये है ना. और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, राइट? अच्छा ठीक. सही है. अच्छा अब मुझे बताओ तुम्हें ये ब्रैकेट्स खोलने आते हैं? तो स्क्वायर को कैसे खोलते हैं? जी. हाँ जी आते हैं. वो याद है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. थोड़ी सी. खैर उसकी अभी यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं है. मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगा दूंगा. जी. अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सही है. तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 3 द होल थिंग स्क्वायर. अंडर रूट 0 क्या होता है? 0 होता है. और ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया. क्लियर है. अच्छा नाम जो अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं वो देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन ये होता है कि अभी हमने फंक्शन में देखा था ना कि एफ मशीन है, इनपुट डालेंगे और आउटपुट दे देगा, राइट? एफ इनवर्स भी मशीन है, लेकिन एफ इनवर्स इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करती है. रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? आपके पास आउटपुट होगा
आप आउटपुट को एफ इनवर्स में डालोगे ना तो वो आपको क्या दे देगा? सही है, ठीक है। फिर यूं समझ जी लो, यूं समझ लो कि हमने जो है ना बहुत सारा आटा लिया और उससे रोटियां बना ली, ये एफ इनवर्स, एफ ये फंक्शन एफ हो गया। सही है, सही एफ है। इनवर्स क्या होगा कि तुम रोटियां लोगे और उससे आटा बन जाएगा। सही है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज एफ इनवर्स। क्लियर? तो ये बहुत ठीक सिंपल है। है, एफ इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे। सही है, सही। तो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जो है ना मुझे जी इनवर्स फाइंड करना था, वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना इसमें, ठीक। इसमें मुझे जी इनवर्स फाइंड करना था। सही है, तो जी इनवर्स फाइंड करने का मेथड ये होता है, स्टेप वन, भाई साथ में लिखते भी जाओ। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ। ले रहे हो ना, ठीक है। जी। रिप्लेस जी ऑफ एक्स बाय वाई। सही है, सही है। स्टेप टू ये होता है, मेक एक्स द सब्जेक्ट। सही है, स्टेप थ्री होता है, रिप्लेस y बाय एक्स। सही है, स्टेप सही फोर है। होता है, रिप्लेस x बाय जी इनवर्स ऑफ x बाय जी इनवर्स ऑफ एक्स। सही है, अब जी इनवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो देखो इसमें जी एक्स का फंक्शन था। अच्छा, अब इन स्टेप्स को जो है ना, स्टेप बहुत आसान है, इसमें कुछ टेढ़ी चीज नहीं है। देखो स्टेप वन क्या है, मेरे पास ये जी एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है एक्स माइनस वन ओवर फोर। स्टेप वन मुझे बताओ क्या बोल रहा है। रिप्लेस जी एक्स बाय वाई। ये जो जी एक्स है ना, इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? बाय। तो ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर फोर। सही है, ये सही। स्टेप वन हो गया। स्टेप टू क्या बोल रहा है? मेक एक्स द सब। अब इसमें ये जो वाई सब्जेक्ट बना हुआ है ना, इसकी जगह जी। मुझे एक्स को एक्स को। सब्जेक्ट बनाना है। तो वो कैसे होगा? ये हो जाएगा फोर वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, राइट, जी। और एक्स इक्वल टू फोर वाई प्लस वन, राइट। यस सर। ये सब्जेक्ट बन गया एक्स। जी बन गया। स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री क्या है? सर एक बात बताएं, बोलो। एक्स को हमने कैसे, ये आखिरी स्टेप कैसे किए? आखिरी स्टेप ऐसे क्या कि ये इधर माइनस वन था ना, जी। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। वन प्लस फोर वाई इक्वल टू एक्स, वन प्लस फोर वाई इक्वल टू एक्स। मैंने खाली पोजिशन चेंज कर दी, मैंने इसको इधर लिख दिया और उसको इधर लिख दिया। सही है, सही। ठीक। अच्छा अब स्टेप थ्री और फोर एक साथ तो करेंगे। वाई को मुझे किससे रिप्लेस करना है? एक्स है। और एक्स को किससे रिप्लेस करना है? जी इनवर्स। तो जी इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन। सही है, दिस इज हाउ यू डू सही है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। क्लियर? सही। ठीक है। ओके, क्लियर है, इसमें कोई मसला है? नहीं। लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस। वेट, और ढूंढने पड़ेंगे। ये इतना मुश्किल नहीं लग रही। ये फंक्शन का टॉपिक जो है ना वो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है।
तो मेरी इधर बारिश और लाइटनिंग हो रही है, तो कभी भी जा सकती है लाइट। यहाँ पे भी शायद बारिश तो हो रही है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, मैं अंदर बैठा हूँ। कहाँ गए फंक्शन? ओके, ये जो हमने अभी एक्सरसाइज की ना, ये इजी एक्सरसाइज थी, सही है। लेट्स डू वन हार्ड वन एज वेल, क्लियर? उनके डायरेक्ट मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर ही कर देता हूँ कंप्यूटर की। ओके, इसमें जो है ना, ये रहा फंक्शन, ये रहा फंक्शन। हमने इजी के एक वो कर लिया, अब एक हार्ड की करते हैं, सही है। ओके, ये बताओ क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है? एफ ऑफ एक्स मेरा है एक्स और 4 - 3। एफ ऑफ एक्स है एक्स ओवर 4 - 3, और जी ऑफ एक्स है 6x - 7, और एच ऑफ एक्स के 2 रेज़ टू द पावर ऑफ एक्स, सही है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -0.5, सही है। सही। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -0.5, इसका मतलब क्या है? x ओवर 4 - 3 इक्वल टू -0.5, है ना। ठीक। सो ये हो जाएगा x ओवर 4 इक्वल टू -0.5 + 3। इसकी वैल्यू बताओ फ्रॉम कैलकुलेटर, कितनी आ रही है? 2.5। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना आ रहा है? 10। सही, तो x मेरा 10 आ गया, क्लियर है। ठीक है। अब पार्ट बी में मुझे g इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो हाउ विल आई फाइंड g इनवर्स ऑफ x? सबसे पहले मैं gx को किससे रिप्लेस कर दूंगा? बाईस। y से। फिर मैं क्या करूंगा? x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट। जी। इसमें कोई मसला है? नहीं। ओके, अब जब मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया, अब लास्ट स्टेप क्या है? मैं x को g इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस करूंगा और y को x से, राइट। जी। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, सही है। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद पार्ट सी बोल रहा है वर्क आउट द वैल्यू ऑफ x व्हेन h ऑफ x इक्वल्स टू f13, सही है। सही। h ऑफ x इक्वल्स टू f13, तो ये कैसे होगा? अब h ऑफ x इक्वल्स टू f13, तो सबसे पहले तो मुझे f13 फाइंड करना पड़ेगा, राइट। जी। तो f13 क्या हो जाएगा? 13/4 - 10। सही है, तो ये कितना होता है? कैलकुलेट करो। 13 - 4 3 12/4, ये होता है 1/4, सही है। ये h ऑफ x कितना है? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ x। सिर्फ 13 - 12 कहाँ से आया? मैंने एलसीएम लिया ना। अच्छा। तुम ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी डाल दो, 13/4 - 3, आंसर सेम देगा। ठीक है। सही, तो 1/4 आ गया। अच्छा, अब h ऑफ x मेरा कितना है? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ x, राइट। जी। विच इज इक्वल टू 1/4, हाँ ना। यस। अच्छा, अब मुझे बताओ, हमने इंडाइसिस तो पढ़ लिया है ना। जी कर। अब मुझे बताओ कि मैं 2 की क्या पावर लूंगा तो मेरे पास आंसर 1/4 आएगा।
बेसिकली मुझे इसको सॉल्व करना है ना? जी क्या मैं इसको मैं लिख सकता हूँ? हाँ, 2 स्क्वायर 4 होता है ना? पर जी अच्छा क्या हाँ मैं, सही ठीक अच्छा जब मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाता हूँ तो पावर क्या हो जाती है? माइनस में चलिए एग्जैक्टली, तो 2x would be equal to 2 raised to the power of -2। हाँ, जी सर अच्छा ये बेस और ये बेस सेम है। हेलो, जी ये बेस सेम है ना? यस सर तो इसका मतलब मैं पावर्स को इक्वल कर सकता हूँ, तो x इक्वल्स टू, क्लियर है ये बात? सर नहीं समझ आई आखिरी वाली बात आखिरी वाली बात नहीं समझ, आखिरी वाली बात ये है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया ना कि 2x इक्वल्स टू 2 की पावर -2। जी तो अब अगर तुम दोनों, अगर इन दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? माइनस तो बेसिकली x मेरा क्या है? सही सही है। जी फिर बात सुनिए हमने इंडाइसिस के क्वेश्चंस नहीं किए थे वैसे अब जो है ये फंक्शन देख, इंडाइसिस के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है फाइंड f ऑफ -5, राइट? जी माइनस एफ माइनस 5 स्क्वायर सही है। तो फाइंड f ऑफ -5 क्या हो जाएगा? अरे हाँ, -5 का स्क्वायर ना, सही बोल रहे हो। तो -5 का स्क्वायर क्या होता है, वैल्यू बताओ? 25 25। सही। इसी तरह बी पार्ट क्या बोल रहा है? बी पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना है? कॉम्पोजिट एफ फंक्शन, राइट? जी देखो कॉम्पोजिट फंक्शन कितने मार्क का है? सही है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन जो है ना बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। जी के अंदर f ऑफ x डालना है, जी के अंदर क्या प्लग इन करना है? एक्स स्क्वायर ना, एक्स जी विच इज x स्क्वायर -3/2। क्लियर है? ओके, इफ आई कैन रिमूव दिस, पार्ट सी सेज जी इनवर्स ऑफ x फाइंड करो। सही है, सही जी इनवर्स ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैं जी एक्स को y बना दूंगा। सही है, सही फिर x को सब्जेक्ट बना दूंगा, है ना? जी आखिरी स्टेप में क्या करूंगा? y को x से रिप्लेस कर दूंगा और x को जी इनवर्स ऑफ x से। सही है, सही ओके। अब जो है ना हम थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए ना, ये सारे जी जो है ये पेपर 2 के हैं। अब हम पेपर 4 के क्वेश्चंस करते हैं। सही है, नंबर्स के करते हैं। अब इसमें जो है ना, इसमें सारे मिक्स्ड होंगे। सही है, टाइम के भी होंगे और हर किसी के होंगे। सही है। अब देखो पहला क्वेश्चन ही सेट्स का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल जो है मुझे ये गिवन है 21, 22, 23, 24, 25, 26। 21 से लेके 30 तक जो नंबर्स हैं वो यूनिवर्सल है। सही है। अच्छा ए सेट मेरा क्या है? ए सेट क्या है बताओ मुझे। करेक्ट मेरे मल्टीपल ऑफ अच्छा तो मुझे बताओ कि मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं जो 3 के टेबल में आते हो? 21 आगे 24 और 27 और और 30 सही है। अच्छा बी क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बताओ इसमें कौन कौन से हैं? 27
37 तो नहीं, सी के टेबल में आता है ना। 29। 29 एक और भी प्राइम है, 23। सही है। सही है। अच्छा सी सेट क्या है? अच्छा ये इन्होंने थोड़ी गड़बड़ की हुई, प्रिंटिंग एरर है। ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। सही है। तो सी सेट का मतलब क्या है? वो सारी वैल्यूज जो कि 25 या उससे बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है। तो सी के सेट में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? 25, 26, 27, 28 और 29, राइट। बड़ी। 30 क्यों नहीं? 30 भी होगा, सॉरी। ओके, अब मुझे जो है ना इस वेन डायग्राम में ये सारी वैल्यूज डालनी है। सही है। तो अब देखो वो कौन सी वैल्यूज हैं जो तीनों सेट में कॉमन है, वो यहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि ये वो एरिया है जो तीनों सेट का पार्ट है ना। जी। तो वो मुझे वैल्यूज बताओ जो तीनों सेट में कॉमन है। कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो तीनों में कॉमन है? तो 20। कौन सी वैल्यू बोल रहे हो? मुझे तो कोई नहीं पता चला। कोई भी कॉमन नहीं है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे जो ये ब्लू वाला रीजन है इसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। सही है, क्योंकि ए बी और सी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये वो रीजन है ना जो तीनों सेट तीनों सर्कल में आ रहा है ना। जी। जी। तो कॉमन तीनों में कुछ भी नहीं है, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ ए और सी में क्या कॉमन है, जो सिर्फ ए और सी में कॉमन हो। 27 और 30। 27 और 30। 27 और 30 इधर आ जाएगा। क्लियर है। अब मुझे बताओ बी और सी में क्या कॉमन है। 29। ओके, अब मुझे बताओ ए और बी में क्या कॉमन है। 27 और 30। ए और बी में क्या कॉमन है, जल्दी बताओ। 27 और 30। 27 और 30 दोनों में, ए में भी है और बी में भी है। अच्छा नहीं, ए और बी में सर कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली अब मुझे बताओ ए में वैल्यूज कौन कौन सी बची 27 और 30 को हटा के। 21 और 24। तो 21 और 24 यहाँ पे आएगा कि जो सिर्फ ए में है। सही है। अब मुझे सी में बताओ कौन कौन सी वैल्यूज बची। 27, 30 और 29 को हटा के। 25, 26 और 28। सही है। अच्छा अब मुझे बताओ बी में कौन कौन सी वैल्यूज बची। 23। सही है। तो ये मेरा सेट हो गया। क्लियर है। ठीक है। अच्छा पार्ट बी पढ़ो। यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट। अच्छा इसका मतलब होता है 26 इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी ना, 26 बी के अंदर नहीं है ना। जी। इज नॉट अ मेंबर ऑफ को हम यू लिखते हैं, ये साइन होता है इज अ मेंबर ऑफ। सही है। ई जो होता है ना, ई का मतलब होता है 26 इज अ मेंबर ऑफ बी। क्या 26 बी का मेंबर है? नहीं। तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। सही है। सही है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, है ना। जी। इंटरसेक्शन का मतलब याद है क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन टर्म्स जो दोनों साइड में कॉमन हो। सही है। तो ए और सही। बी में क्या कॉमन है? 27 और 30। 27 कॉमन है ए और बी में, ए में भी है और बी में भी है 27। सॉरी सर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जब सेट में कुछ भी नहीं होता हम उसको नल सेट बोलते थे ना, याद है। एम्प्टी सेट इज अ नल हाँ सेट। जी। नल सेट का साइन क्या होता था? तो वो ओ और बीच में से लाइन। सही है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट। क्लियर है। ओके, नाउ इफ आई कैन मूव फर्दर आगे। तो ये नीचे क्या होगा?
लिस्ट द एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। सही है, सही है। बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। अब ये तुम्हें जो है ना यूनियन इंटरसेक्शन याद होने चाहिए क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सी इंटरसेक्शन ए, राइट। तो सी इंटरसेक्शन ए क्या है, ए और सी के अंदर जो चीजें कॉमन है। सही है, तो ए और सी में क्या कॉमन है, 27 और 30। सही है। अच्छा, बी का यूनियन इससे लेना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट की सारी चीजें। सही है, सही। सही। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 23 और 29, राइट। जी, और 27 और क्या क्या लिखेंगे इसमें, 27 और 30। एग्जैक्टली। तो ये मेरा बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए आ गया। सही है। ठीक है। पार्ट डी के पहले पार्ट में बोला है फाइंड एन ऑफ सी। एन ऑफ सी का मतलब क्या होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ सी, कि सी में कितने मेंबर्स हैं। सही है, तो सी में कितने सही। मेंबर्स हैं, 6। अच्छा, बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में, कार्डिनलिटी ऑफ बी। ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सही है, सही है। तो सबसे पहले तो मुझे ये सेट फाइंड करना पड़ेगा, फिर देखूंगा इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, हाँ ना। जी। अच्छा, बी यूनियन सी कितना है, ओ बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर 29। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो एलिमेंट जो बी में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का याद है ना, वो एलिमेंट जो बी में नहीं। नहीं है। तो बी में कौन तो कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, राइट। जी। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, बी फिर कॉम्प्लीमेंट, हाँ बोलो। इरेज करने से पहले मुझे बता दें ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किससे लेना है, बी यूनियन सी। अच्छा, तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट सारे होंगे और प्लस बी यूनियन सी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो भी होंगे, राइट। जी। तो 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 तो होंगे, और एडिशनल एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा है, 29। तो वो भी होगा, राइट। जी। ये टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही है, तो इसका आंसर क्या है, 9 है। क्लियर है, 29 को नहीं काउंट करेंगे। 29 को काउंट तो किया है, बीच में 23 गायब है ना, सही। 23 मिसिंग है। ठीक है। क्लियर है, यस सर। ओके। अच्छा, अब ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अच्छा, अब ये पार्ट सी क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी। सही है, फिर आप कंप्लीट। बात कह हेलो, हाँ बोलो। रहे हो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ली। चलो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे रिकॉर्डिंग ले लेना, वैसे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सही है, सही। ठीक। इट सेज ए इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी। इसको सेट नोटेशन में लिखना है। सबसेट का साइन याद है क्या होता था, ये साइन होता था ना सबसेट का, ए इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी। सही है, तो ये सेट नोटेशन में आ गया। क्लियर है, सही। ओके। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 2। 2 का पार्ट ए क्या बोल रहा है, डिवाइड $105 in the ratio 4:3। तो 4:3 में कैसे डिवाइड करते हैं, देखो हमेशा इस तरह डिवाइड करेंगे।
मैं ये पेपर जो है इसीलिए करा रहा हूँ ताकि हर टाइप के क्वेश्चन हम कर लें, सही है। सही। तो टोटल अमाउंट कितनी है? $105। 4:3 रेशो टोटल रेशो। टोटल रेशो मतलब 4+3, सही है। सही है। तो टोटल रेशो कितना है? 7। ये रेशियोज हैं। अमाउंट 4, ये मुझे नहीं पता एक्चुअल अमाउंट क्या होगी, ये भी मुझे नहीं पता अमाउंट क्या होगी, वाई कर दो इसको। क्या मुझे टोटल अमाउंट पता है एक्चुअल? जी 105। सही है। तो हम क्रॉस सही। मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इन दोनों को लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, राइट। जी आंसर क्या आ रहा है? 45। तो y की वैल्यू 45 है। अच्छा, अगर एक 45 है तो x कितना होगा? x फाइंड करने के दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूँ। पहला तो ये कि मैं रेशियो के थ्रू ही करूँ, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों को, सही है। जी तो 4 टाइम्स 105 इक्वल्स टू y टाइम्स x, y टाइम्स 7, सही है, सॉरी x टाइम्स 7। सही। x मेरा आ जाएगा 4 टाइम्स 105 ओवर 7, राइट। जी तो आंसर क्या आ रहा है? 60। कितना आ रहा है दोबारा बोलो? 60। 60। जी तो 4:3 में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 60:45, सही है। सही है। अच्छा, दूसरा मेथड ये था कि मुझे पता है ना टोटल अमाउंट 105 है, जी ये y की अमाउंट 45 है, तो x की अमाउंट कितनी होगी? 105 माइनस 45, राइट। जी सर। वो भी 60 दे देगा। क्लियर है ये पार्ट? सर लेकिन उसने कहा इन द रेशो 4:3, इसका क्या मतलब था? 4:3 का मतलब ये 4:3 में डिवाइड हो गया ना। अगर तुम 60/45 करोगे ना तो आंसर जो है वो 4/3 आएगा। करो कैलकुलेटर में 60/45 करो। जी सर जी आंसर। ये तो 4:3 का मतलब ये है कि इस $105 को इस तरह डिवाइड करो कि एक बंदे के पास जो फोर फोर रेशियो आए, एक बंदे के पास फोर फोर यानी फोर सब, अब एक बंदे के पास 4 पीसेज आए और दूसरे के पास 3 पीसेज आए, सही है। सही। तो बेसिकली 105 को टोटल कितने में डिवाइड करना है? 7 में डिवाइड करना है, एक को 4 देंगे, एक को 3 देंगे, जी तभी ये जी टोटल रेशियो 7 आता है। क्लियर है? सही। इफ आई रेज इसका पार्ट बी देखो, इंक्रीज 105 बाय 12%, सही है। अब ये सही। इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन जो है ना ये बहुत सिंपल होते हैं। मुझे 105 को 12% से इंक्रीज करना है, राइट। जी परसेंटेजेस की तो मैंने तुम्हें वीडियो बना के भेजी थी ना। हाँ जी। तो 105 मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज करना है ना, जी तो 100 प्लस 12 कर दूंगा, सही है। ठीक है। सही। तो ये 105 मल्टीप्लाई बाय 112%, सही है। सही। 112% का मतलब क्या होता है? 112/100, हाँ ना। जी तो ये फाइंड करनी है वैल्यू मुझे, क्लियर है। ये वैल्यू क्या आ रही है? 117 पॉइंट। अच्छा, अगर ये बोलते डिक्रीज 105 बाय 15%, सही है, तो हम क्या करते हैं? 105 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 20%, सही है। ठीक है। तो हो जाता है 105 मल्टीप्लाइड बाय 80%, राइट। नहीं -20 क्यों किए? क्योंकि मैंने बोले डिक्रीज 105 बाय 20%, अब इंक्रीज नहीं बोले, डिक्रीज में माइनस कर देंगे, सही है। सही। तो ये हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 80/100। तो ये वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 84। सही है, तो दिस इज 84।
क्लियर है? तो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं बाय परसेंटेजेस. जी. ओके, नाउ रीड पार्ट 3. In a sale, the original price of a jacket is reduced by 16%, $105. Calculate the original price of the jacket. अब देखो डिस्काउंट के क्वेश्चन जो है ना मैंने स्पेसिफिकली वीडियो में किए हुए भी हैं. सही है. डिस्काउंट के क्वेश्चन में हमेशा इनिशियल, फाइनल और चेंज होता है. सही है. रेशियोज के थ्रू हम करते हैं. इनिशियल, रेशियो चेंज, रेशियो फाइनल. सही है. इनिशियल सही. हमेशा 100% होगा. सही है. ठीक है. इनिशियल 100% है. चेंज कितना हुआ है? कितने परसेंटेज से चेंज हुई है प्राइस? 16. अच्छा, 16% इंक्रीज है, डिक्रीज है? डिक्रीज. तो फाइनल फाइनल परसेंटेज क्या हो जाएगी? अभी सर यहाँ. हाँ बोलो. अभी तो 105 हो गई. प्राइस का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अभी परसेंटेजेस की बात कर रहा हूँ ना. तो मुझे परसेंटेजेस बताओ. यहाँ ऊपर हमने ये डिक्रीज किया था तो हमने क्या किया था? 100 माइनस 20% किया था ना. जी. डिक्रीज में सब्ट्रैक्ट करेंगे. सही है. सही. तो 100 माइनस 16 कितना हो जाता है? 84. तो फाइनल प्राइस इज 84% इन परसेंटेज टर्म्स. इन परसेंटेज टर्म्स. परसेंटेज. अभी हम वैल्यू नहीं लिख रहे. वैल्यू क्या है? क्या मुझे पता है कि डिस्काउंट से पहले इनिशियल प्राइस कितनी थी या ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? नहीं. वो एक्स. क्या मुझे पता है कि डिस्काउंट कितना दिया है? नहीं सर. वो वाई. क्या मुझे पता है कि डिस्काउंट देने के बाद फाइनल प्राइस कितनी हो गई है? जी. कितनी हो गई? अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना है? ओरिजिनल प्राइस. मैं इसको ले लूंगा और इसको ले लूंगा और क्या कर दूंगा? क्रॉस वैल्यू. 100 टाइम्स 105 equals to x times 84. X equals to 100 times 105 divided by 84. क्लियर है? जी सर. वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 124. 5. 125. तो दिस वाज माय ओरिजिनल प्राइस. सही है. सही. कुछ मसला है इसमें तो अभी पूछ लो. नहीं. ओके, so let's move on to this part B. अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं? ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. इंटरेस्ट का तुमने पूछा था ना, क्वेश्चन कर ले. ओके, इट सेज व्हाट? अच्छा, दिस इज अ 6 मार्क क्वेश्चन. तो लंबा क्वेश्चन होगा ये. सही है. Jacob invests $500 at a rate of 2% per annum compound interest. सही है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? A equals to P times 100 plus R over 100 raised to the power of n. सही है. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. सही. अच्छा, क्लॉडी इन्वेस्ट $500 एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट. तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. दोनों की वर्किंग हम जो है ना वो साथ साथ करें. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है? होता है पी आर टी ओवर 100. सही है. अच्छा, अब जेकब की बात करते हैं. अच्छा, टाइम पीरियड कितना है? 30. तो दोनों में जो है ना वो T30 है. सही है. आर कितना है जेकब के लिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आर. क्लॉडी के लिए आर की वैल्यू कितनी है? 2.5. प्रिंसिपल अमाउंट जेकब का कितना है? 500. क्लॉडी का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 500. टाइम दोनों का मुझे पता है 30 है ना. जी. तो अब इसमें जो है खाली वैल्यूज प्लग इन करनी है और आंसर आ जाएगा. अच्छा, ये जो n होता है ना, ये
ये टाइम होता है, सही है। सही। So, अच्छा ये ए का मतलब है 30 साल के बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी, सही है। ए का मतलब क्या है, 30 साल के बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी, क्लियर है। सही। ओके, so total amount after 30 years would be 500, 100 plus 2 over 100 raised to the power of 30। फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। 5.030 into 10 power 62। एक्चुअली एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई मेरे से, फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ हो गई। तो ये है कि यहाँ पे 100 नहीं होता, ये 1 होता है, सही है। तभी इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, सही है। इसको चेंज कर लो, अगर तुमने लिखा हो इसको चेंज कर लो, ये गड़बड़ गलती से लिखी। 905.68। 905.68। फिर बाद में जैसे अभी 905.68 आया आंसर, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लेके कोई मसला तो नहीं है? ये 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं, हमेशा डॉलर की अमाउंट को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं, सही है। सही है। अच्छा अब क्लॉडी का देखो, क्लॉडी का, अच्छा ये आई इंटरेस्ट है ना, तो क्लॉडी ने इंटरेस्ट कितना कमाया, P is 500, rate is 2.5, time is 30, the whole thing divided by 100। बताओ मुझे क्लॉडी ने इंटरेस्ट कितना कमाया है। 375। 375। अच्छा इंटरेस्ट 375 है ना, जी। तो एक्चुअली 30 साल के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, टोटल अमाउंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट ना। जी। तो ये कितना हो गया, 875। तो 30 साल के बाद क्लॉडी के $500 $875 हो गए, और जैकोब के $500 $905.68 हो गए, राइट। मुझे फाइन क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन दीस टू इन्वेस्टमेंट। तो डिफरेंस का मतलब क्या, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिफरेंस की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। 30.68। 30.6। अच्छा ये नियरेस्ट एंड 10 है ना, नियरेस्ट एंड का मतलब 2 डेसिमल प्लेस ही होता है, सही है। सही है। तो 31 हो जाएगा। नहीं नहीं, 30.68, $30.68, सही है। तो ठीक। सही। ओके इसमें कुछ मसला है तो अभी पूछ लो इस क्वेश्चन में। नहीं सर, कोई मसला नहीं। उधर जो आपने रिकॉर्डिंग के लिए 1 लिख दें, जो आपने क्रॉस आउट किया 100 को। वो तो आ जाएगा ना वो सारा, ओके। नाउ डू दिस पार्ट सी। पार्ट सी क्या बोलता है, पढ़ो। Michael invests $3 at a rate of 3.8% per year compound interest. After 30 years, the value of his investment is $1469. Calculate the value of P. अब इसमें जो है ना पी फाइंड करना है और ए गिवन है, फॉर्मूला तो वही है। फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सर। E1 over 110। क्लियर है। अच्छा अब मुझे टोटल अमाउंट पता है कितनी है, जी पता है। पता है ना। दिस इज इक्वल, अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी वो नहीं पता मुझे, सही, वही तो फाइंड करनी है, सही है, क्लियर है। 1 प्लस रेट कितना है, 3.8 और ईयर टाइम कितना है,
30. सही है। तो अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही ब्रैकेट के अंदर जो है वैल्यू। क्या आ रही है ये वैल्यू, कैलकुलेट करके बताओ। 1.038. 1.038। 30 लगाना है अभी कि नहीं? क्या मतलब, नहीं नहीं अब नहीं लगाना, 30 लगा दिया तुमने ऊपर। अभी नहीं लगाया कैलकुलेटर में. तो लगा दो ना, लगा के मुझे फाइनल वैल्यू बताओ क्या आ रही है। 3.061. सही है। तो P क्या हो जाएगा, 1496 डिवाइडेड बाय 3.061, राइट। तो वैल्यू क्या आ रही है, 488.72. okay. 72. Okay, now let's move on to the next question. Next question क्या बोलता है, the population of a city increases exponentially at a rate of x% every 5 years. हमने ये एक्सपोनेंशियल अभी किए नहीं है ना, तो हम अभी इसको स्किप कर देते हैं, सही है। ओके, बेयरिंग तो हमने कर लिया है, लेकिन ये तो मेजरिंग का है, सही है। अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूँ सॉल्व कैसे होगा, क्वेश्चन पढ़ो 3 पहले पूरा। The scale drawing shows the positions of three towns A, B, and C on a map. Scale of the map is 1 centimeter, represents 10 kilometers. Find the actual distance AB. अब एक्चुअल डिस्टेंस ए भी ऐसा आएगा कि स्केल गिवन है ना मुझे, 1 सेंटीमीटर इज 100 किलोमीटर, तो ये रेशियो है बेसिकली 10 किलोमीटर, सही है। अब पार्ट ए के लिए ये करोगे एक्चुअल डिस्टेंस ए बी, फिर तुम्हारे पास पेपर में जो ए लाइन ए बी का डिस्टेंस स्केल रख के फाइंड कर मेजर कर लोगे, सही है। जो भी आएगा लेट्स से 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 10 सेंटीमीटर याद रखोगे और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस तुम्हें नहीं पता ना, उधर एक्स रख दोगे, सही है। क्लियर है। जी. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, Right. एक्स इस केस में 100 किलोमीटर आ गया। जरूरी नहीं है 100 है, क्योंकि ये 10 मैंने अपनी तरफ से लिया है, यहाँ ए बी का डिस्टेंस जो होगा उसको मेजर करना है, क्लियर है। ठीक है. नाउ द पार्ट बी सेज मेजर द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, मेजर द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। इसका भी बहुत आसान है, तुम जो है यहाँ नॉर्थ पे अपना डी रखोगे, सही है, क्लियर। सही. और यहाँ से एंगल देखोगे कितना आ रहा है, सही है, एंटी क्लॉकवाइज, सही है, एंटी क्लॉकवाइज देखोगे, क्लियर है। ठीक है. लेट्स से ये आ रहा है 71, सही है। सही. अच्छा तो बेयरिंग क्या होते हैं, बेयरिंग एंटी क्लॉकवाइज होते हैं क्लॉकवाइज होते हैं फ्रॉम नॉर्थ। Clockwise. असल में बेयरिंग मेरा ये 71 तो नहीं होगा ना, बेयरिंग तो ये एंगल होगा, जी. है ना। तो ये ब्लू वाला एंगल कितना हो जाएगा, टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है, 360. तो 360 माइनस 71. फिर जी. हो जाएगा 289, बेयरिंग होगा 289। तो इस तरह मेजर करना है इस क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी, स्केल किस तरह यूज करेंगे, डी किस तरह यूज करेंगे, कंपास किस तरह यूज करेंगे, ये देखना है, सही है। ठीक है. इसको छोड़ दो अभी। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, पार्ट ए। Julian buys water for $2.60. He also buys biscuits. The ratio of cost of biscuits, ratio of cost of water that is equal to 3:2. Find the cost
तो कॉस्ट ऑफ बिस्किट और कॉस्ट ऑफ वाटर का रेशियो क्या गिवन है? 3:2. बिस्किट टू वाटर इज 3:2. सही है। क्या तुम्हें बिस्किट की एक्चुअल कॉस्ट पता है? वही फाइंड करनी है ना। क्या तुम्हें वाटर की एक्चुअल कॉस्ट पता है? हाँ बताओ। 2.60. अच्छा पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें मैंने टोटल क्यों नहीं लिखा? हाँ क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ रेशियो में देखो, रेशियो में कॉस्ट ऑफ वाटर है ना, और गिवन भी क्या है? वाटर की कॉस्ट। सही है। तो बेसिकली कोई यही रेशियो है 2 का। सही है। ये नहीं बोल रहा कि एक टोटल अमाउंट को 3:2 में डिवाइड करना है। सही है। पहले तो रेशियो के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से भी करना पड़ता है। अच्छा इसमें टोटल रेशियो 5 हो जाएगा। सही है। 3 + 2 5, लेकिन वो टोटल रेशियो मुझे पता नहीं है, उसको y कर दो। सही है। लोग क्लियर है? जी, बात सुने। हाँ बोलो। आप तो कह रहे थे इसमें नहीं लिखना टोटल। तो टोटल की जरूरत नहीं है ना, लिखने की जरूरत नहीं, हमें तो बिस्किट की कॉस्ट फाइंड करनी है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया एक्स्ट्रा। अब मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दो बिस्किट की कॉस्ट क्या आएगी। 2 टाइम्स x, 3 टाइम्स 2.6, 3 टाइम्स 3.6 कितना होता है? 7.8। 8.8 होता है ना, कितना होता है? 7.8. 7.8। तो x मेरा क्या आ गया? 7.8 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया ये? 3.9. 3.9। क्लियर? तो इसी तरह जो है ना ये पूरा पेपर होगा। इसमें रुको मैं देख लेता हूँ। ये तो इसके क्वेश्चन अब जो है ना वो खुद ट्राई करने की कोशिश करो, और मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ ये वर्कशीट। अच्छा मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूँ।